साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसके सफल होने के क्या कारण, इसके असफल होने के क्या कारण थे, क्यों हुआ था, ठीक है, क्यों और कैसे का पूरा पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का जवाब आपके सामने दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। इतना ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी थी? मैंने लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है क्रिप्स प्रस्ताव का असफल होना, यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। अब क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव कैसे आया, इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। जब आपको पता होगा क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, कैसे आया, तभी जा कर के आप भारत छोड़ो आंदोलन के पृष्ठभूमि को पकड़ पाएंगे और इतिहास को समझ पाएंगे। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन पृष्ठभूमि का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन के पहले इतिहास में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या था उस पर मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इफेक्ट बताऊँगा। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। देखिए 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। कब आया था? 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। अब मैं 1942 को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी समय दोस्तों आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार इसी समय चल रहा था। ठीक है, तो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक पक्ष में थे, एक पक्ष में कौन थे? जापान और जर्मनी था। एक पक्ष में जापान और जर्मनी थे और एक पक्ष में कौन थे? ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक है, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया थे, ब्रिटेन थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, एक पक्ष में थे। ठीक है, तो एक पक्ष में जापान और जर्मनी थे, एक पक्ष में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन थे। ठीक है, तो जब मित्र राष्ट्र मतलब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन वाली जब ये मित्र राष्ट्र जो है कमज़ोर पड़ने लगे, तो चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप जा कर के भारत का सहयोग लीजिए। भारत का सहयोग जो है इस युद्ध में बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी भारत को सहयोग लेने के लिए, ठीक है, भारत का सहयोग लेने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स एक व्यक्ति थे, वहाँ के ब्रिटेन के मंत्री थे। कौन थे? स्टेटफर्ड क्रिप्स इनका नाम था। ये क्या थे? ब्रिटेन के मंत्री थे। उन्हें जो है एक ग्रुप बना करके भारत के नेताओं से बात करने के लिए भेजा गया। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक घटना घटित होती है भेजने से पहले क्या घटना घटित होती है? जापान ने रंगून पर कब्जा कर लेते हैं। जापान वाले जो है रंगून, जो बर्मा था, ठीक है, रंगून पर कब्जा कर लेते हैं। अभी अभी भेजा नहीं गया था, लेकिन जब जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया तो चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अधिक दबाव बनाने लगे, भैया आप क्रिप्स को भेजिए वहाँ पे बात करने के लिए भारतीय नेताओं की। इस समय हमें जो है भारतीयों की सहयोग की सख्त ज़रूरत है। तो ब्रिटेन ने दबाव बनाया और आनन फानन में 11 मार्च 1942 को स्टेटफर्ड क्रिप्स जो है भारत चले आते हैं, भारत आते हैं और 23 मार्च 1942 को भारत पहुंच जाते हैं। ठीक है, 23 मार्च 1942 को भारत चले आते हैं। ठीक है, अब भारत आने के बाद क्या होता है समझिए इसे। भारत आने के बाद जो है इन्हें जो है बातचीत करते हैं भारतीय नेताओं से बातचीत करते हैं और ये मंत्र देते हैं। मतलब कि क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव रखते हैं, उस प्रस्ताव को भी जानना आपको ज़रूरी है। पहला प्रस्ताव है क्रिप्स प्रस्ताव का, पहला प्रस्ताव है युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? सॉरी, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। पहला प्रस्ताव था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब था। वो तो चाहते थे कि भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है ब्रिटिश राज्य के अधीन राज्य करना। ठीक है, उसे कहते हैं डोमिनियन स्टेट। भारत इस पर कतई तैयार नहीं था। ठीक है, वह चाहता था कि उसे स्वतंत्रता मिले तो पूर्ण स्वतंत्रता मिले। पहला प्रस्ताव ये था क्रिप्स प्रस्ताव का।
दूसरा प्रस्ताव क्या था? दूसरा प्रस्ताव था संविधान निर्मात्री सभा का, संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। ये दूसरा प्रस्ताव था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो तीसरा प्रस्ताव माना जाता है दोस्तों। तीसरा प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जाता है। वो क्या था? वो था कि जिसे जिसे भारतीय संविधान में दिक्कत हो, जिसे भारतीय संविधान में दिक्कत हो, वह जो है ब्रिटिश से बात कर सकता है, वह ब्रिटिश से बात कर सकता है। देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। जिसे भारतीय संविधान से दिक्कत है वह ब्रिटिश से बात कर सकता है। देखिए यही पॉइंट जो है अलगाव वाली पॉइंट थी। अब भैया अभी तो पाकिस्तान ही अलग हो रहा था। अगर ये क्रिप्स प्रस्ताव मान लिया गया होता तो समझिए हैदराबाद अलग होता, संपूर्ण देशी रियासतें सब अलग अलग हो जाती। उन्हें भारतीय संविधान मानना ही नहीं था, वो तुरंत जाते ब्रिटिश से बात करते और कहते मुझे भी अलग अपना राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो यही सब कारण थे जो क्रिप्स प्रस्ताव असफल हुआ। ऐसे ही कारण थे जिससे भारतीय नेताओं ने नहीं माना। ठीक है, तो भारतीय नेताओं ने नहीं माना तो इसी प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की थी। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का चेक का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे किसी चेक में जो है 10 करोड़ रुपए भर दिया गया हो, ठीक है, आपके नाम पर। लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत पीछे इसका डेट निकल चुका है। ठीक है, बहुत पीछे इसका डेट निकल चुका है। इसकी लास्ट डेट जो है चेक की 15 अगस्त था और आज हम सितंबर में जा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, तो पैसा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने इसी में एक शब्द जोड़ दिया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था और उसके बाद इसमें शब्द जोड़ा था जिसका बैंक समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये सब फैक्ट में मैं चर्चा किया हूँ आगे। जिसका बैंक समाप्त होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे जोड़ दिया। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है और क्रिप्स प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने और कुछ कहा था। क्रिप्स को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने यह शैतानों का वकील है। क्या कहा था? शैतानों का वकील है। क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह शैतानों का वकील है, अगर इसकी बातों को स्वीकार करेंगे तो भारत के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे, शैतानों का वकील क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गया होगा क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, 11 अप्रैल 1942 को, 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस की एक बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक में जो है इस प्रस्ताव को पूर्णतः असफल कर दिया जाता है कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में समझ में आ गया होगा। क्रिप्स प्रस्ताव जब असफल होता है तो भारत वाले जो है इधर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका की ताकत भी कमज़ोर हो रही है। इसी में लोग चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता भी मिल जाए। स्वतंत्रता की आवाज़ को तेज करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपको पढ़ना चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव आप जान ही गए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव पृष्ठभूमि इसकी रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 11 मार्च 1942 को। कब आया था? ध्यान रखिएगा इसे, 11 मार्च 1942 को वहाँ से आया था, लेकिन 23 मार्च 1942 को भारत में पहुँच करके बातचीत हुई थी। इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे? 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने उसे लिखा है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, तीसरा प्रस्ताव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे। तीसरा तथ्य यह था कि भारत की संविधान को मानने के लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि आप भारतीय संविधान जो बनेगा उसे माने। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जो है ब्रिटिश से बात करिए। यही तो मेन पॉइंट था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का। ठीक है, यही राजनीति थी कि आज पाकिस्तान ही केवल अलग अलग होने की मांग कर रहा है, कल जो है देसी रियासतें भी अलग होने की मांग करेंगी। अब देखिए समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को। ठीक है, यह असफल हो गया था। मैंने अभी अभी बताया ये सब। क्रिप्स प्रस्ताव पर विशेष व्यक्तियों के विचार थे, कुछ विचार थे विशेष व्यक्तियों के। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया क्रिप्स प्रस्ताव के महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था।
और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द जोड़ दिया था। वो क्या जोड़ा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक समाप्त होने वाला है। क्रिप्स को क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक शब्द जोड़ा था, पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक समाप्त होने वाला है। ठीक है। तो और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को शैतानों का वकील कहा था। उन्होंने कहा था अगर इसकी बातों को मानेंगे तो भारत के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव पर विशेष दो व्यक्तियों के विचार थे जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिप्स प्रस्ताव पर विशेष व्यक्तियों के क्या विचार थे, और तो आप समझ ही गए होंगे। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था जिसका बैंक समाप्त होने वाला है। वाक्य पहले ये कहा था, उसके बाद वो जोड़ा था। फिर मैंने नहीं लिखा है क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने शैतानों का वकील बोल दिया था। ठीक है। इसके बात मानेंगे तो भारत के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रस्ताव था, ये वाक्य थे जो विशेष व्यक्तियों के थे। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आगे है क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव की जब असफल हो गया तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, वर्धा में एक बैठक होती है कांग्रेस कार्य समिति की, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ से पारित किया गया कब? 11 जुलाई 1942 को। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्धा अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, जो भारत छोड़ो नाम था, जो भारत छोड़ो नाम था, इसे किसने गढ़ा था? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने गढ़ा था? ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूसुफ मेहरौली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत छोड़ो नाम को गढ़ा था। ठीक है। यूसुफ मेहरौली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत छोड़ो नाम को गढ़ा था। और भारत छोड़ो नाम का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। देखिए मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, साइमन गो बैक। ठीक है। इसे भी किसने गढ़ा था? तो साइमन गो बैक को भी यूसुफ मेहरौली ने गढ़ा था। ठीक है। यूसुफ मेहरौली ने किसे गढ़ा था? यूसुफ मेहरौली ने गढ़ा था। और इसका प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। भारत छोड़ो को भी यूसुफ मेहरौली ने गढ़ा था, प्रयोग महात्मा गांधी ने। साइमन गो बैक को किसने गढ़ा था, मतलब किसने बनाया था, किसने पहली बार इसे बोला था? तो यूसुफ मेहरौली ने। प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा की कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की धीरे धीरे विशेष चर्चा आपके सामने की जाएगी, जो ऐसी चर्चा होगी जो परीक्षाओं में क्लियरली यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने तैयार किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारूप किसने बनाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने बनाया था। लेकिन प्रस्ताव को पेश किसने किया था पहली बार? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने, उसमें पेश किया था महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद है 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसे कहते हैं अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, जिसमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। नेहरू ने वर्धा प्रस्ताव को पढ़ा और उसे मानने के लिए लोगों से समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा कि देखिए ये ज़रूरी है और अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को पुष्टि कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद यह आंदोलन शुरू करने की बात होती है 8-9 अगस्त को। 8-9 अगस्त को जिस दिन से ये प्रस्ताव जो है पुष्टि हुई उसी दिन यह आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत 8-9 अगस्त 1942 को आरंभ होना था। हुआ क्या? अगले दिन सूर्योदय के पहले ही जितने बड़े नेता थे, गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, यह क्वेश्चन आता है किसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था, अंग्रेज़ों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद लोगों को जेल में डाला गया। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लोगों को जेल में डाला गया तो किस जेल में डाला गया? एक क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी को कहाँ बंद किया गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में बंद किया गया।
सरोजिनी नायडू को कहाँ बंद किया गया? आगा खां पैलेस पुणे में बंद किया गया। महात्मा गांधी की औरत थी कस्तूरबा गांधी, ध्यान रखिएगा, कस्तूरबा गांधी को भी यहीं बंद किया गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही बंद किया गया था। अब जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ बंद किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र में बंद किया गया था, क्योंकि ये जो है अभी 9 अगस्त को तो महाराष्ट्र में ही थे, सीधे सीधे वहीं बंद कर दिया गया इन्हें। गोविंद बल्लभ पंत को भी अहमदनगर महाराष्ट्र में बंद किया गया। प्रफुल्ल चंद्र घोष को भी वहीं बंद किया गया। पट्टाभी रमैया को भी अहमदनगर महाराष्ट्र में घोषित बंद कर दिया गया। डॉक्टर सैयद महमूद को भी अहमदनगर महाराष्ट्र में बंद कर दिया गया। आचार्य जेबी कृपलानी को भी यहीं बंद कर दिया गया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को ला करके पटना में बंद किया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में बंद किया गया। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ बंद किया गया? तो हजारीबाग झारखंड में बंद किया गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं। किसे कहाँ बंद कर दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पकड़ करके, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे कुछ विशेष है। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा, ये चारों जो है कहाँ बंद थे? मैंने जयप्रकाश नारायण इसलिए वजह से लिखा क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया भी इंपॉर्टेंट है। अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली हजारीबाग जेल से फरार हो गए, भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। ये किस जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल को दीवार फाँद करके किसी तरीके से भाग गए वहाँ से, और आंदोलन को भूमिगत रहते हुए, मतलब किसी को जनाते हुए नहीं कि मैं बाहर आया हूँ, भूमिगत रहते हुए इसकी नेतृत्व आंदोलन का किया। उसके बाद है उषा मेहता। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम किसने बम्बई से रेडियो प्रसारण शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन पर? तो उषा मेहता ने शुरू किया था। आगे है गांधी ने 10 फरवरी 1943 को, अब एक साल बाद होता है, गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को क्या करते हैं गांधी जी करते हैं 10 फरवरी 1947 को 21 दिन का उपवास करने की घोषणा कर देते हैं। जब ये उपवास करने लगते हैं तो संपूर्ण विश्व से इनकी रिहाई की मांग होने लगती है। तो और अंग्रेज इतने झेल गए उसे कि हम इन्हें रिहा नहीं करेंगे। तो ये जो है सभी भारतीय नेताओं से बात किए, सभी भारतीय नेताओं ने इन्हें मनाया और 17 मार्च को इन्हें उपवास वापस दिलाया, नहीं तो ये मर जाते। इतने दिन अगर कोई उपवास करेगा वो मर जाएगा। 17 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपना उपवास वापस कर लिया। इन्हें रिहा नहीं किया गया, इन्हें रिहा किया गया था 1944 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज काफ़ी खराब स्वास्थ्य के कारण 1944 में रिहा करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। आगे है, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ एक व्यक्ति थे, अमेरिकी पत्रकार थे, वो थे लुई फिशर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी के साथ अमेरिका का कौन सा व्यक्ति था? तो वो अमेरिकी एक पत्रकार थे, उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर नाम के व्यक्ति जो है इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ थे। आगे है इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद होता है 23 मार्च 1943 का दिन। 23 मार्च 1943 का दिन सब लोग जो है इसे जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन नहीं शुरू किया गया, इस वजह से ये असफल हो गया, ठीक है, नहीं तो भारत यहाँ से अंग्रेज वापस चले जाते। 23 मार्च 1943 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में मुस्लिम लीग वही आगा खां की पार्टी, और जिसके संचालक कौन थे? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां ने किया था, लेकिन इसके जो सर्वा बाद में हो जाते हैं वो मुस्लिम लीग के हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां थे, 1906 में किया था मुस्लिम लीग की संस्थापना, लेकिन बाद में चल करके इसके पूरे संचालक सर्वा सब कुछ जो है मोहम्मद अली जिन्ना हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों में भ्रम होता है तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था वो लगा देते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां ने किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की निश्चय कब किया था? 23 मार्च 1943 को किया था। इसके विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में किया था। उन्हें नहीं पसंद था भारत छोड़ो आंदोलन, उन्हें तो पसंद था कि सीधे सीधे जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसमें जो है उनके लिए सीधे सीधे कह दिया जाए कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। वही जो है उन्होंने सीधे सीधे नहीं किया, ऐसा लिख दिया जिसे संविधान पसंद नहीं हो ब्रिटिश से आके बात करे, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग को नहीं पसंद आया। मुस्लिम लीग को पसंद आता है कि वो जो है उनकी बात सीधे सीधे तौर पे करते हैं। आगे है, जवाहरलाल नेहरू ने 12 नवंबर 1942 को जेल की दीवार फाँद कर भाग गए। जवाहरलाल नेहरू कहाँ बंद थे? अहमदनगर महाराष्ट्र में बंद थे, ठीक है। तो 12 नवंबर 1942 को जेल की दीवार फाँद कर भाग गए थे, मतलब डांक करके भाग गए, और जेल में ही उन्होंने भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया
एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इस पुस्तक की रचना उन्होंने अहमदनगर महाराष्ट्र वाली जेल में ही किया था। ठीक है, वहाँ अकेले बैठे रहते थे, इससे बढ़िया है कि कोई पुस्तक ही लिखे। ठीक है, तो हमारे थे नेता जो है बहुत ही वो थे, कर्मनिष्ठ थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, भारत के प्रति ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य परीक्षा के फैक्टों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, वो राजनीति की बात अलग है, लेकिन पढ़ाई की बात अलग है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से आप पूरा पढ़िए, उसके बाद किसी का निष्कर्ष निकालिए, ये गलत थे सही थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भले ही सफल न हुआ हो, मैंने लिखा है इसका सार, परंतु अंग्रेज़ों को इतना जरूर आभास हो गया था अब अधिक दिनों तक हमें भारत में राज्य नहीं करना है। ठीक है, कुछ वर्षों के अंदर हम अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्षों के अंदर हमें अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधना ही पड़ेगा। ठीक है, उन्हें आभास हो गया कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हुआ, लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, ऐसा किया गया, लेकिन आने वाले समय में हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, निश्चित था। ठीक है, क्योंकि वे जो है कमज़ोर भी होने लगे थे उस द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो उनका एक अपने राज्य को, अपने प्रांत, अपने देश को नहीं संभाल पा रहे थे, तो उनके अंडर में जितने देश थे उसे कहाँ से संभाल पाते, सबको आज़ाद करना अनिवार्य ही था। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। एक क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा गया है, डू आर डाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू आर डाई, करो या मरो। इसका नारा आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कई स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन इधर चल रहा था, कई जगहों पर, कई स्थानों पर स्थानीय सरकार की घोषणा कर दी जाती है। मतलब वहाँ के चौकियों को गिरफ्त कर लिया जाता है, जितने भी पुलिस चौकी थी, वहाँ जितने तहसील थे, सबको जो है कब्जे में लेकर के वहाँ पे अपना राज्य लोग चलाने लगते हैं। उसी तरीके से इसे कहता है समानांतर सरकार। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है बलिया। बलिया ज़िले में एक व्यक्ति है जिनका नाम है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। ये जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि समानांतर सरकार की गठन बलिया ज़िले में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो समानांतर सरकार क्या होती है, मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसको अपने कब्जे में लेकर के अपना काम शुरू कर देना। लेकिन यह जो है अधिक दिनों तक नहीं चला, 4-5 महीने में उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन इन्होंने शुरुआत तो की, यही बहुत बड़ी बात है। सतारा महाराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सतारा महाराष्ट्र में वाईपी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में, वाईपी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की गठन किया गया। सतारा महाराष्ट्र में भी ऐसा किया गया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे पूरा मैंने उन्हें बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पूरा बताने की कोशिश किया है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को जानने से पहले आपको क्रिप्ट प्रस्ताव जानना पड़ेगा। क्रिप्ट प्रस्ताव जब आया है, यह असफल जब हुआ है, क्रिप्ट प्रस्ताव आने से पहले देश में छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे। जो देश के प्रति वफादार व्यक्ति थे, वो जो है जगह जगह पर अपने माध्यम से, स्थानीय माध्यम से ये क्या किया करते थे, स्थानीय माध्यम से कोई न कोई आंदोलन चलाए हुए रहते थे। ठीक है, तो आप लोग आपके भी गांव पास पड़ोस के पास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे या मर गए होंगे, आप उनके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, तो वो लोग जो है स्थानीय स्तर पर आंदोलन चला रहे थे। तो क्रिप्ट प्रस्ताव के असफल होने पर उसी स्थानीय स्तरों के आंदोलनों को देख करके महात्मा गांधी के अंदर ये विचार आया, क्यों न एक बार कुछ बड़ा किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन जो देश की सबसे बड़ी कमेटी है, कांग्रेस कमेटी के द्वारा अगर चलाया जाएगा तो संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन फैल जाएगा, और हो सकता है इससे जो है अंग्रेज परेशान हो जाए और बाहर चले जाएं। ठीक है, तो एग्जाम के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ाया गया है। पूरा क्रिप्ट प्रस्ताव को पढ़ने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़िए, पहले क्रिप्स प्रस्ताव पढ़िए, क्या था क्रिप्ट प्रस्ताव, मैंने डिटेल में चर्चा किया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़िए। ठीक है, और अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आता है चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अगर समझ में आता है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पसंद आता है तभी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मैं ये भी कहता हूँ आप डिसलाइक करिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आप सीधे सीधे लाइक करिए, चाहे पसंद आए चाहे ना, मैंने मेहनत किया है तो लाइक भी करिए, अगर नहीं आता है डिसलाइक भी करिए, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ऐसा करेंगे मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय